हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर क्लासेस, और जो कि रहेंगी जीआईसी लेक्चरर, यूएलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, मतलब तमाम प्रकार की टीचिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा मैथ। क्लियर? मैथ में देखिए मेरा नाम, आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मेरा नाम सागर है और बीएससी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, एमएससी एनआईटी इलाहाबाद से किया है, जैम क्वालिफाइड है मेरा, नेट क्वालिफाइड है और गेट क्वालिफाइड है। ठीक है, खैर मेरे बारे में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो फ्री रहेंगी। ठीक है, यूट्यूब पे रहेंगी, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ पहले ही लेक्चर से कि ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी बिल्कुल फ्री रहेंगी और कंप्लीट हम लोग सिलेबस करेंगे। ठीक है, जीआईसी लेक्चर में पूछा जाए, चाहे यूपीएलटी ग्रेड में पूछा जाए, चाहे हमारा यूपी पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस और डी ट्रिपल एसपी, जितने भी तमाम प्रकार की जो टीचिंग हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, जो कि आपको इस चैनल पे मिलेंगी। चैनल का नाम है NITN सागर। ठीक है, NITN सागर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्लासेस अपनी। तो देखो, हमारा जो चैप्टर रहेगा पहला, जो हम आज शुरुआत करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, इजी भी है और नंबर, अच्छे नंबर का भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर से आज हम लोग शुरुआत करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक, जैसे मेरे पास में देखिए एक इक्वेशन है मेरे पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके फैक्टराइजेशन करो, आप आराम से कर दोगे। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो। ठीक है, खैर इतनी बारीकी चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो आप सीख लीजिए। x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पूरे में से क्या कॉमन है। अगर हम पूरे में से देखेंगे तो x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह से x+2 हमारा कॉमन है। तो x+2 दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1, तो ये आ गया। ठीक है, एक बार इसको x+2 को 0 कर दो और एक बार x+1 को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि x की वैल्यू एक आई है -2 जो कि रियल नंबर है, और एक x की वैल्यू आई है -1 वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमने बड़े आराम से फाइंड कर दी। लेकिन कभी कभी हमारे पास में क्या होता है, ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि जिनकी यहाँ पर जैसे x की वैल्यू रियल आई हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी रियल वैल्यूज़ नहीं आती हैं। तो उस केस में क्या करते हैं और क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो वो चीज़ आप सीखेंगे, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप प्यार से बस पढ़ते जाइए। अब देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन दी हुई है x² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा तो कोई भी x की वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। रियल नंबर, मैंने क्या बोला है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो फिर इसका क्या होगा, x की वैल्यू नहीं निकलेंगी क्या? निकलेंगी, बिल्कुल निकलेगी। कैसे निकलेगी? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि x² 1 को उधर भेज दें तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ गया है। क्या आ गया? -1। ठीक है,
अब -1 आ गया है, हमने पढ़ा है बचपन से ही पढ़ा है, कैसे, बचपन याद आया, हमने बचपन से पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें अलाउड नहीं हैं। जो ये नेगेटिव है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें अलाउड नहीं हैं। ये हमने पढ़ते आए शुरू से कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें आ गई तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, रियल नंबर में ये चीज़ स्वीकार नहीं होती है, ठीक है। तो अब अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है फिर क्या करें, तो वहीं पर फिर हमारा जन्म लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहीं पर फिर हमारा जन्म लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो अंडर रूट -1 आया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो अंडर रूट -1 है इसको सिंपल प्लस माइनस आयोटा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अंडर रूट -1 को आयोटा हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा, अब जो x की वैल्यू आई है वो आई है एक आयोटा, एक माइनस की आयोटा, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी होता है ये, ठीक है, रियल नंबर नहीं होता। आयोटा क्या ऐसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। यहीं से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। तो आप एक रिजल्ट यहाँ से निकल के आया है कि आई की जो वैल्यू होती है, आयोटा की जो वैल्यू होती है, आई को हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है, आई को हम बोलते हैं आयोटा। तो यहीं से आयोटा का जन्म होता है, इसे ही इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए तो अगले बढ़ते हैं हम लोग, और तो आप ये रिजल्ट याद रखिएगा कि आयोटा को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट -1, मतलब -1 को आयोटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, i² इज इक्वल टू -1। तो आपने देखा होगा कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक। अच्छा, इसमें फिर से स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, i⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस का 1। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपके पास में आयोटा लिखा है, उसकी कुछ पावर है, और अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसे आप ध्यान रखेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है कि i20 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो हम कैसे, किस में तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम इसके 4 का, मतलब इसको 4 का मल्टीपल बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5, ठीक है, और इसको मैं ले सकता हूँ i⁴ की पावर 5। अब मुझे पता है कि i⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 की पावर 5 तो कितना हो गया, 1। तो कभी भी आपके पास में 4 का मल्टीपल दिखे तो आप उसको सीधे सीधे, मतलब i⁴ बनाने का प्रयास कीजिए। कभी भी आई की पावर बड़ी दिखे, बहुत ज़्यादा बड़ी दिखे, तो आप उसको क्या कीजिए, 4 के मल्टीपल में तोड़ने का प्रयास कीजिए। जिससे क्या होगा कि i⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर, और उसकी पावर कुछ भी हो, हमें क्या दिक्कत है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपके पास में i⁴ का मल्टीपल मिलती है तो आप उसको बड़ी ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं। उस 4 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक रिजल्ट और है, इसे आप ध्यान रखना, ये बड़ा काम का रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे, जैसे कभी भी आपके पास में ऐसा लिखा हो कि i⁴ मतलब लगातार पावर हो, जैसे i⁴ के बाद कौन सी आएगी, i⁴ उसके बाद में कौन सी आएगी, i⁴, उसके बाद में i⁴। कभी भी आपके पास में i⁴ लगातार दी हुई हों, कितनी, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपके पास में i⁴ लगातार 4 दी हों, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार हैं, ठीक है। तो i की पावर्स में अगर लगातार ऐसे नंबर दिख रहे हैं और उनको अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये रिजल्ट याद रखना, उनकी वैल्यू कितनी आती है, 0, ठीक है। यानी i⁴ मतलब मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव हों, ठीक है, तो उनको सभी को ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, 0, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से मेन बात अब जो है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है, मान लो ऐसे, ये हमारे पास में कोई पॉइंट है a, b, ठीक है, और ये तो हमें पता है ये क्या होता है, ओरिजिन 0, 0।
इसको मैंने इससे मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको मैंने मिला दिया। अब हमें पता है कि ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को इस तरीके से लिखूं कि a रियल पार्ट मतलब रियल नंबर और जो बाई है उसके संग में मैं आईटा का मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं और उनको मैं जोड़ के लिख दूं, तो यहाँ से जो उत्पत्ति होती है वो होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति होती है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म होता है, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि z को हम a प्लस आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा b। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये होता है रियल पार्ट ऑफ z और ये होता है आपके पास में जो सेकंड वाला है, ये आपके पास में होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। इन शॉर्ट इसे कैसे लिखते हैं, जैसे कभी भी आपको रियल पार्ट ऑफ z लिखना हो इन शॉर्ट तो कैसे लिखेंगे, आर ई ऑफ z, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट को ऐसे, और इमेजिनरी पार्ट को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आई एम ब्रैकेट में z, ठीक है। तो इनके ये शॉर्ट नाम होते हैं, इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आप नोट करते चलिए साथ साथ में। अब देखो हमारे पास में हमें पता है कि z को हम a प्लस आयोटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और अभी हमने ये बनाया भी था, तो ये क्या था, a कॉमा b पॉइंट था हमारे पास में कोई, इसको ओरिजिन से मिलाया, ये क्या था 0,0। अब देखो अगर मुझे ये दूरी, ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे करके फाइंड आउट करूँगा। भाई मुझे पता है कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है या 12th में भी पढ़ा हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जैसे हमारे पास में था कि एक पॉइंट था x1 y1 और b पॉइंट था हमारे पास में x2 और y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, देखो x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होगा b माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या निकल के आया, ये तुम्हारा आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, इसका कुछ नाम दे दें, इसको बोल देते हैं मॉड ऑफ z, ठीक है। तो मॉड ऑफ z कभी भी आपको निकालना हो तो इस तरीके से आप निकालेंगे, क्लियर, समझ में आई ये बात। कभी भी अगर आपको मॉड z चाहिए तो आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ में एक और पॉइंट याद रख लीजिए, कभी भी आपको थीटा, टेन थीटा, जैसे मान लो ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा तो उसको मैंने नाम दे दिया थीटा। तो कभी भी टेन थीटा निकालना हो तो वो हमेशा होता है मॉड ऑफ बी अपॉन ए, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट अपॉन रियल पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। लेकिन मॉड में लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा कि टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये फार्मूला, दो फार्मूले हैं, इनको याद रखना, काम आएंगे, क्लियर। चलिए अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, कि जैसे z बराबर हमको दिया है 3 माइनस 4 आयोटा, हमको यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड मॉड ऑफ z एंड टेन थीटा। मान लो ये हमें सिंपल क्वेश्चन है, एक थोड़ा समझ में आ जाएगा जो भी हमने पढ़ा। तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है। मॉड ऑफ, अगर हमको z निकालना है तो मॉड ऑफ z कैसे निकालेंगे। अब इसको ऐसे याद रखिए कि जो रियल पार्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए विद साइन के साथ में, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 9 प्लस 16, तो ये होगा 25 यानी 5। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू आ गई है 5,
ओके। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 5। अब टेन थीटा अगर हमको निकालना हो तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा कैसा होगा? मॉड ऑफ बी अपॉन ए 3, तो कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा, मॉड हट जाएगा, मतलब माइनस चिन्ह हट जाएगा मॉड की वजह से, तो 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4/3। ठीक है। और मॉड लगाना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जब हम आर्गूमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगी कि मॉड हम क्यों लगाते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बस सिंपल। अच्छा, और एक आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको आप कर लीजिए कि z बराबर मान लो दिया -2 + 3i। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कीजिए मॉड ऑफ z और थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मॉड z होता है इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड नाम है इसका। मैग्नीट्यूड कभी भी आपको बोल दिया जाए, जैसे मान लो मॉड z ना बोला जाए, डायरेक्ट बोल दिया जाए कि मॉड मैग्नीट्यूड निकालिए, तो बस वो मॉड की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमारे पास में दिया है कि समेशन n = 1 से 100 और i की पावर n की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करें। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। i की वैल्यू 1 रखिए, तो i की वैल्यू 1 प्लस i की वैल्यू 2 प्लस i की वैल्यू 3 प्लस i की वैल्यू 4 प्लस i की वैल्यू 5 प्लस ऐसे ही करते करते कितना चला जाएगा? i की वैल्यू 100। ठीक है। तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। क्या रिजल्ट था? अभी हमने जस्ट अभी देखा है कि अगर मतलब आई की जो पावर्स होती हैं, 4 अगर लगातार पावर्स हैं और उनको सभी को ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी? उनकी वैल्यू 0 होती है। अभी हमने पढ़ा था कि i + i² + i³ + i की पावर 4, इसकी वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ तो देखो कि ये देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 4 हैं, और इसके बाद भी i5 आएगा। ये ऐसा आएगा i5 + i6 + i7 + i8। ये भी 4 लगातार पावर्स है, तो इनकी वैल्यू भी 0 आएगी कि नहीं? ऐसे कितने पेयर बनेंगे 4 4 के, तो हम देख लेते हैं। तो पेयर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल कितने? 100 तक। भाई अगर हमें 4 4 के पेयर चाहिए कि टोटल कितने होंगे 4 4 के पेयर, तो सीधी सी बात है, हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 25। यानी 25 पेयर बनेंगे। लेकिन हर पेयर की वैल्यू 0 होगी, तो 0 + 0 प्लस कितना होंगे पेयर? 25। ये 25 टाइम्स होगा, ध्यान रखना, 25 टाइम्स। लेकिन मज़े की बात ये है कि सबकी वैल्यू 0, तो ओवरऑल सबको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास में 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे हमारे पास में फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई i की पावर 20 प्लस i की पावर 21 प्लस i की पावर 22 प्लस i की पावर 23, ये मान लो दिया हमको, तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो बस 1 सेकंड का आंसर है। इसमें आप ये मत निकालने लेना कि भाई इसको हम पहले वो करें कि 4 का मल्टीपल करें। आप पहले देख लिया करो। देखो यहाँ पर 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो 4 लगातार पावर्स हैं आई की, उन सभी को ऐड किया गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखो 0, ख़त्म। बस और कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या रखना है? 0। सिंपल। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत काम के हैं और इसी हमने जो थोड़ा सा पढ़ा है इसी पे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमसे बोल दिया जाए कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 - आयोटा। ठीक है, इसका हमको रियल पार्ट निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या होगा? तो कैसे करके निकालेंगे? बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को उठाओ, 1 + आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे क्या है? 3 - आयोटा। अब देखो
रियल पार्ट हम कैसे करके निकालेंगे? तो रियल पार्ट के लिए हमें z बराबर a प्लस आयोटा के रूप में पता भी तो होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो इस रूप में है तो मैं अगर मुझसे यहाँ पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z का बताओ तो मैं तो बता दूंगा a। इमेजिनरी पार्ट अगर कोई पूछे तो भी मैं बता दूंगा कि भाई क्या होगा b, कि नहीं, आराम से बता। लेकिन बताने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का तो होना चाहिए कि नहीं, बताओ भाई। अगर इस फॉर्म का नहीं हुआ तो हम कैसे करके बता सकते हैं? अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ये इस फॉर्म का नहीं है, तो इसको पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से बता पाएंगे। तो कन्वर्ट करना है बस। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे तो उसे हम ध्यान से देखो। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? कन्वर्ट करने के लिए आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ठीक है, ध्यान रखना। 3 प्लस आयोटा मतलब नीचे वाले का सॉरी यहाँ भी प्लस ही आएगा। तो 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल बस। अब यहाँ से अगर आप देखें तो देखो ये तुम्हारा हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें 1 प्लस आयोटा तो ये कितना होगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, तो कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है, कैंसिल आउट हो गया तो इतना 2i आ गया, सिंपल। तो इसकी जगह मैं 2i लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2i, तो ये हो गया 2i और अपॉन 3 माइनस आई और 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आयोटा आ गया और प्लस 2i स्क्वायर, इसका जब इसमें करोगे तो आई में, और नीचे क्या आ गया? देखो 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अब ये तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। नीचे पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, बताओ? कहीं ये भी तो ऐसा नहीं पढ़ा हो। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस फार्मूला लगा दो और कुछ नहीं करना, आंसर हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर यहाँ से इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो 6i है। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस की 1, तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस की 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये कितना हो गया तुम्हारा? माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस का आई स्क्वायर, और माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? माइनस की 1, तो ये कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ +1, बताओ? तो ये हो गया तुम्हारा 6i माइनस 2 अपॉन 10। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 6 अपॉन 10 आई माइनस 2 अपॉन 10। क्लियर? हाँ या ना बोलो। अब हमको रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट जहाँ पर आई नहीं है वो रियल पार्ट है पूरा, तो रियल पार्ट कितना हो गया? रियल पार्ट हो गया माइनस का 1/5, सिंपल, बस ख़त्म क्वेश्चन। कितना हो गया? माइनस का 1/5, 2/10 होगा तो 1/5 हो गया, तो माइनस का 1/5, ये तुम्हारा रियल पार्ट आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे जो भी जितने भी एग्ज़ाम से, ये भी किसी एग्ज़ाम से में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक टर्म आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट शब्द है, बस परेशान करता है, होता कुछ नहीं है, मतलब सिंपल ही होता है। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है z प्लस ए प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये आपके पास में लिखा है। और आपको अगर इसका कॉन्जुगेट पता करना हो, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं आई बार से। किससे? आई बार से। अगर इस मतलब कॉन्जुगेट को आई बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ए। जहाँ पर देखो आई है, आई वाला जो टर्म है उसका साइन बदल दो आप, यही करना है। जहाँ पर आई वाला टर्म है उसका साइन बदल दो, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा बी, ये कॉन्जुगेट होता है। इसे ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी एक इसी पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये बोला है कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1 अपॉन i माइनस 1।
इसका हमें कॉन्जुगेट पता करना है। क्या पता करना है? कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट पता करने के लिए सबसे पहले भाई z है, इस फॉर्म का होना चाहिए, तभी तो हम कॉन्जुगेट पता करेंगे। इस फॉर्म का होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a माइनस आयोटा b, कि नहीं बताओ? तो इस फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, तो बनाओ, बनाने में क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले इसको उठाओ कि भाई इधर आ जाओ, तो 1/1 आई माइनस 1, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, i प्लस 1 हो गया, और नीचे कितना हो गया? i प्लस 1। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो i प्लस 1 आएगा, नीचे कितना आएगा? आई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ऊपर हो गया i प्लस 1 अपॉन, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 1, तो कितना हो गया ये तुम्हारा? i प्लस 1 अपॉन माइनस का 2, तो इसको सही से लिखो तो माइनस का 1/2 आयोटा और माइनस का 1/2। अब इसका हमें कॉन्जुगेट पता करना है, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा जहाँ पर आई वाला टर्म है वो उसका साइन हमें चेंज करना है, तो ये 1/2 आयोटा और इसको वैसे ही रहने देना, ये कॉन्जुगेट हो गया। हाँ बताओ, ये चीज़ हुई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, और ये सब आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड। हमको मॉड ऑफ जेड बताना है। अगर हमको ये चीज़ दी हुई है तो हमको फिर मॉड ऑफ जेड पता करना है, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है, मैं इसके ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन बस बताऊँगा इसका। ऑप्शन लिखने से टाइम ही जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आए हुए हैं तो बस, बिना आए हुए तो मैं करवा नहीं दूंगा अपनी तरफ से बना के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखो हमको मॉड ऑफ जेड पता करना है। अब मॉड ऑफ जेड कैसे पता करें? तो ये दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, यहीं से उठाओ। देखो क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्वेश्चन खुद इन्फॉर्मेशन देता है काफ़ी। तो हमको दिया हुआ है कि आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो जेड स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से आई प्लस आई जेड प्लस 1 बचेगा। यहाँ से अगर मैं माइनस का, यहाँ से अगर मैं माइनस का 1 ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ से आप माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए माइनस का 1 कॉमन। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये z माइनस आयोटा बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर फैक्टर तो अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये माइनस आयोटा है, z माइनस आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए। आयोटा जब कॉमन लेंगे यहाँ से, आयोटा जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आई हट जाएगा कि नहीं? बताओ, यहाँ से तो आई चला गया, अब यहाँ पर आई है नहीं, तो अगर मुझे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ सपोज़, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं माइनस आयोटा लिख दूँ, सॉरी माइनस आयोटा अगर यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस आयोटा लिख दूँ। अब कहोगे क्या हो गया सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रुको ज़रा, ये हो गया। चलिए, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो ये आई जेड क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का आई स्क्वायर हो गया। अब माइनस का, और ये जेड स्क्वायर भी है, तो माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख भी दूँ तो प्लस जेड स्क्वायर आ तो वही गया कि नहीं? तो वहाँ पर फैक्टर बनाने के लिए फिर मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? ठीक। अब यहाँ पर z माइनस आई बटा पूरे में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा? आई जेड स्क्वायर, यहाँ बचा -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो z बराबर आयोटा हो गया और आई जेड स्क्वायर बराबर 1 हो गया, क्योंकि इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको उठाओ तो यहाँ से z स्क्वायर बराबर 1 आई बटा आ गया, और आई बटा बराबर हमारे पास में कितना दिया हुआ है? z। भाई आई बटा बराबर कितना दिया हुआ है? z।
तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/z, 1/z हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो जेड क्यूब बराबर 1, जेड क्यूब बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि जेड बराबर 1, भाई तभी तो क्यूब करके बनाया होगा, 1 होगा। तो यानी मॉड ऑफ जेड बराबर कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड बराबर हमारे पास में आ गया 1। बस ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास में ये दिया हुआ था, हमने ये उठाया, यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने आई जेड स्क्वायर कॉमन लिया है। क्या लिया है, आई भी कॉमन निकाल लिया। आई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर माइनस का आयोटा आ जाएगा। माइनस का आयोटा क्यों आएगा, क्योंकि आई और आई इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस की 1, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो वही जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर z माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, बराबर 0। फिर हमने फैक्टर करके मतलब इसको कॉमन लेके ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए एक मैं आपको चलिए होमवर्क क्वेश्चन नहीं देता हूँ, पहले हम लोग कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बस एग्ज़ाम क्वेश्चन करने को हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन हमारा किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो, शॉर्ट में उसका कम समय में उसका सही आंसर कैसे निकल पाए, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग कल करेंगे और तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा अगर फ़ीस वगैरह किसी इंस्टीट्यूट की नहीं दे पाता, तैयारी नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी और बिल्कुल फ्री मिलेंगी और बिल्कुल पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, आप ये मत रखिए कि सर 1-2 क्लासेस, ऐसा नहीं, पूरा सिलेबस मिलेगा। और GIC लेक्चर ये सब का मतलब अभी हम इसका कर रहे हैं, इसके बाद हम नेट गेट का भी शुरू करेंगे, जैम का। तो फ़िलहाल अगर हमारा चैनल ग्रोथ हुआ तो हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, उसमें आपकी मदद हमको चाहिए कि ये हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल।